चालू करूं? हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करने वाले हैं अपन ग्राफ्टिंग के बारे में। अपन बात कर रहे थे और ग्राफ्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि टी बडिंग, सिल बडिंग, आपको मैंने इस तरीके से बताया था। और एक जो बडिंग बच गई है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग के बारे में अपन बात करें और एयर लेयरिंग के बारे में अपन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है सर? एयर लेयरिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूलिंग। लेयरिंग के अंदर अपन बात करने वाले हैं, यानी कि लेयरिंग के अंदर अपन देखें तो लेयरिंग के अंदर इस तरीके से देखेंगे। देखो लेयरिंग, और ये जो लेयरिंग होती है वो किस तरीके से करते हैं। और लेयरिंग में पहली अपन देखेंगे और फर्स्ट जो देखेंगे वो यहां पे देखने की कोशिश करेंगे, उसको बोलते हैं स्टूलिंग या ढेरदार विधि जिसको बोलते हैं। स्टूलिंग के बारे में आपको मैं बता देता हूं। स्टूलिंग अमरूद के अंदर की जाती है। किसमें की जाती है? स्टूलिंग। और इसे दूसरा नाम है ढेर दाब विधि। इसको क्या कहा जाता है? ढेर दाब विधि कहा जाता है। सर कैसे करते हैं स्टूलिंग की विधि? आप मुझे में बताइए। हमें यह तो पता है कि आम में स्टूलिंग के द्वारा व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है, प्लांट प्रोपोगेशन किया जाता है, यह स्टूलिंग के द्वारा। लेकिन कैसे किया जाता है मैं आपको एग्जाम्पल यहां पर बता देता हूं पोमोलॉजी फ्रूट्स के अंतर्गत। और वो जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन सा है? अमरूद है। कौन सा है? अमरूद, गवावा। अब सर कैसे करते हैं? इसमें क्या होता है, जैसे कि पुराना बाग जो होता है अमरूद का, जो फल नहीं दे रहा है, बहुत पुराना पौधा हो गया जो फल नहीं दे रहा है, उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, उस कंडीशन में उसको याद रखना, ये जो धरातल होता है, सोयल सरफेस होता है, उस सोयल सरफेस से उस बड़े जो प्लांट है, जो बड़ा प्लांट है बहुत बड़ा, और उसका बड़ा जो तना है, उसको यहां से इस धरातल के पास से निकाट देते हैं, क्योंकि वो फ्रूटिंग नहीं दे रहा, ना फ्लोरिंग कर रहा है, काम का ही नहीं। इतना बड़ा प्लांट है और बाग के अंदर तो काम का नहीं है, तो इससे नया पौधे अपन को तैयार करने हैं। और नए पौधे तैयार, बहुत पुराना पौधा है नया, तो यहां से काटते हैं। काटने के बाद में काट लेते हैं और बिल्कुल सोयल के सरफेस से उसको काट देते हैं। और काटने के बाद में दूसरी स्टेप के अंदर अपन क्या करते हैं, ये मान लीजिए यहां से अपन ने क्या कर दिया, काट दिया और इसको काट दिया, और ये इसकी नीचे जड़े जा रही है। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, दूसरी स्टेप में यहां पे अपन मिट्टी चढ़ा देते हैं। इस पे क्या चढ़ा देते हैं? मिट्टी चढ़ा देते हैं, गोबर चढ़ा देते हैं। इस तरीके से मिट्टी और गोबर चढ़ा देते हैं। दूसरी स्टेप में इस तरीके से कर दिया। पहली स्टेप ये हो गई, और दूसरी स्टेप में इस जहां से अपन ने कट किया था, काटा था, वहां से अपने इसके ऊपर जहां से कटान हुआ था वहां पर अपने मिट्टी चढ़ा दी। क्या कर दी? अर्थिंग अप, अपन मिट्टी चढ़ा दी। अपने क्या लगा दी है? मिट्टी चढ़ा दी है। अब मिट्टी चढ़ाने के बाद में देखते हैं कि यहां पे रूट का फॉर्मेशन तो हुआ है, और थोड़े दिन के बाद में इस मिट्टी चढ़ाने के बाद में यहां से नई नई शाखाएं निकलना स्टार्ट हो जाती है। यहां से नई नई शाखाएं निकलना स्टार्ट हो जाती है, और इन नई नई शाखाओं को क्या कहते हैं, और इनसे अपन लगभग 20-25 दिन के बाद में यहां से इस पौधे को अलग कर लेते हैं, और अलग करके बगीचे के अंदर लगा देते हैं। यहां से इस पौधे को अलग कर लेते हैं और लगा लेते हैं, इस पौधे को अलग कर लेते हैं, लगा लेते हैं। और इस विधि को क्या कहते हैं? स्टूलिंग कहते हैं। थर्ड स्टेप हो गई, और पौधों को अलग अलग कर लेते हैं, और ऐसी विधि को क्या कहते हैं? स्टूलिंग कहते हैं। और ये विधि मुख्य रूप से लेयरिंग की विधि है, और ये मुख्य रूप से किसमें अपनाई जाती है? अमरूद में। तो कौन सी विधि है? ये स्टूलिंग विधि है। एयर लेयरिंग, लेयरिंग के अंदर हमने लेयरिंग में कौन सी विधि पढ़ी है? स्टूलिंग विधि पढ़ी है। कौन सी विधि पढ़ी है? स्टूलिंग। तो ध्यान रखना, तीसरे नंबर की कौन सी है? मैंने कलिका बडिंग बता दिया, मैंने आपको ग्राफ्टेज बता दिया, और तीसरे नंबर की आपको क्या बताऊं? लेयरिंग। और लेयरिंग में मैंने कौन सी बता दी है? स्टूलिंग। तो याद रखना, स्टूलिंग इस तरीके से की जाती है। पहला स्टेप फर्स्ट आ गया, स्टेप सेकंड आ गया, और स्टेप थर्ड आ गया। तो इस तरीके से आपको पता आना चाहिए। और मुख्य इसमें किसमें की जाती है? अमरूद में की जाती है। किसमें की जाती है? अमरूद में की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए लेयरिंग में स्टूलिंग कैसे करते हैं। अब अपन आगे बात करने वाले हैं अग्री जो है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग के बारे में अपन बात करें। एयर लेयरिंग सर कैसे करते हैं? एयर लेयरिंग अपन हवा में करते हैं। दो प्लांट होते हैं, और दो प्लांट की जो ब्रांच होती है, उस ब्रांच में इस तरीके से ये जो लीफ वाला पार्ट होता है, इस लीफ वाले पार्ट से ये दो प्लांट हैं, और इस दो प्लांट के ये जो लीफ वाला भाग है, ब्रांच वाला भाग है, इनको आपस में यहां से कैम्बियम से कुचर के आपस में बांध दिया जाता है। हवा के अंदर ही बांध दिया जाता है, हवा में इस तरीके से बांध दिया जाता है, और इन दोनों से यहां से रूट फॉर्मेशन हो जाता है, और नई जड़ें निकलने लग जाती है, नई कलिकाएं निकलने लग जाती है,
और इसे क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग कहते हैं। ध्यान रखना क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग, यानी कि हवा में दो प्लांट को आपस में बांध दे, कैम्बियम वाली जगह से, यहां से ब्रांच वाली जगह से खुरसते हैं और खुरस में इसमें आईबीए डाल देते हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जो रूट फॉर्मेशन में काम में आता है। किसमें आता है, रूट फॉर्मेशन में काम में आता है। और रूट फॉर्मेशन में जब ये काम में आता है और यहां से नई नई शाखाएं निकल जाती है और इन नई शाखाओं को यहां पर लाकर नई शाखाओं को एक गमले के अंदर इस तरीके से डाल देते हैं और नया पौधा क्या हो जाता है, तैयार, न्यू प्लांट क्या हो जाता है, तैयार। और इसे क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग कहते हैं। यहां से इसको हटा के इसमें डाल देते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एयर लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग कहते हैं। ध्यान रखना, इसी को क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग विधि कहते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। सर किसमें करते हैं एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग का ध्यान रखना मुख्य रूप से लीची में। उदाहरण ध्यान रखना है आपको, उदाहरण ध्यान में रखना है आपको, उदाहरण। और सर एयर लेयरिंग किसमें करते हैं, उदाहरण आपको ध्यान रखना, एक तो लीची में भी करते हैं। किसमें करते हैं, लीची वाला जो पौधा, जो फ्रूट्स है लीची, अमरूद में भी करते हैं एयर लेयरिंग। ध्यान रखना, अमरूद में भी कर देते हैं और अमरूद के साथ साथ अनार में भी कर देते हैं। किसमें कर देते हैं, अनार में भी कर देते हैं। ध्यान रखना, ये जो विधि है ये कौन सी है, एयर लेयरिंग विधि है। ये कौन सी विधि है, एयर लेयरिंग विधि है, जिसको आपको पता है दो प्लांट इस तरीके से लगे हुए हैं और दो प्लांट की ये जो ब्रांचें लगी हुई है और इसमें इस तरीके से अपन का इसकी जो ब्रांच है आपस में इसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। और ये जो विधि होती है ये कौन सी विधि कहलाती है, ये एयर लेयरिंग विधि कहलाती है। एग्जाम्पल आप लिख लेना, इस तरीके से इसके क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद में अगली ग्राफ्टिंग के बारे में अपन बात करने वाले हैं और अगली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको केवल डायग्राम के माध्यम से समझना। टिप ब्लैकबेरी टिप विधि जो होती है वो होती है। और ध्यान रखना एक होती है टिश्यू कल्चर, ये लास्ट आपको मैंने बताया, टिश्यू कल्चर स्ट्रॉबेरी, पपीता और इसके अंदर केले में की जाती है। जो मैंने बताया था कि टिश्यू कल्चर जो अपनाई जाती है, टिश्यू कल्चर जो विधि है वो लेबोरेटरी के अंदर अपन बात करें, टिश्यू कल्चर जो है वो मुख्य रूप से लेबोरेटरी के अंदर जो अपनाई जाती है। और लेबोरेटरी के अंदर जो कोई प्लांट का कोई भी भाग निकालकर उसे नया पौधा तैयार किया जाता है, मुख्य रूप से केला, स्ट्रॉबेरी और पपीता में भी आजकल टिश्यू कल्चर के द्वारा नया पौधा। और वायरस, जिसके अंदर वायरस का अटैक नहीं होगा, यानी कि वायरस रहित पौधा तैयार किया जाता है, वो किसमें किया जाता है, टिश्यू कल्चर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, टिश्यू कल्चर के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको मैंने मेन चीजें आपको बता दी हैं कि किस तरीके से प्लांट प्रोपोगेशन प्रवर्धन करते हैं, उनका सारा आपको मैंने एग्जाम्पल बताते हैं। कुछ अन्य विधियां भी है इसकी, कुछ क्या है, अन्य विधियां भी है। ये मेन विधियां मैंने आपको बता दी है, कुछ इसकी अन्य विधियां भी हैं, जैसे रनर्स, किसके, रनर्स के द्वारा अपन बात करें और रनर्स के द्वारा अपन देखें तो देखें अन्य वीडियो में अपन देखते हैं। अन्य वीडियो में अपन इसको इस तरीके से देखने वाले हैं। और अन्य वीडियो में सर अन्य विधियां कौन कौन सी होती है प्लांट प्रोपोगेशन की, अन्य विधियों में अपन देखें तो देखो अन्य विधियों में अन्य विधियों में अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन देखें रनर्स। सर रनर्स कैसे होता है, जो रनर्स का मतलब होता है कि जैसे कि रनर्स जो होते हैं इस तरीके से चलते हैं, आपको पता है एक के ऊपर स्ट्रॉबेरी में जैसे आपने देखा होगा रनर्स के द्वारा करते हैं। स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, जैसे ये बेल होती है और इसके इस तरीके से धागे जैसी संरचना निकलती है जो जमीन में जाती है, फिर ऐसे निकलती है धागे जैसी, फिर जमीन में जाती है, फिर धागे जैसी निकलती है, फिर जमीन में जाती है। ये जो कहलाती है ये कौन सी कहलाती है, रनर्स कहलाती है। और रनर्स जो विधि है मुख्य रूप से एग्जाम्पल अपन देखें तो किसमें की जाती है, स्ट्रॉबेरी में की जाती है। किसमें की जाती है, स्ट्रॉबेरी के अंदर की जाती है। ध्यान रखना किसमें की जाती है, स्ट्रॉबेरी के अंदर की जाती है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एक अन्य विधि होती है सकर्स। और सकर्स आपको पता है केले में सबसे इंपॉर्टेंट विधि है सकर्स, ध्यान रखना। और सकर्स आपको पता होना चाहिए, एक तो स्वाड सकर्स जो होता है, स्वाड सकर्स यानी कि केले के पास में देखो जो केले का पौधा होता है उसमें छोटे छोटे पौधे प्लांट लगे होते हैं। यहाँ पे ऐसे खजूर के पास में इस तरीके से अंतर्भुजधारी खजूर के पास भी लगे होते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, जो नया पौधा उगा होता है केले के पास में नया पौधा, उसको कहते हैं सकर्स। और इस सकर्स को लेकर यहां से हटाकर नया पौधा अपन क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और ये
ये कहलाती है सकर्ष। और केले में तलवार सकर्ष होती है, आपको पता है, और स्वार सकर्ष होती है। तलवार सकर्ष के द्वारा जिनकी पत्तियां चौड़ी होती है, स्वार सकर की पत्तियां तिरछी होती है। तो ये याद रखना सकर्ष। और इसमें स्वार सकर्ष के द्वारा, ध्यान रखना किसके द्वारा, स्वार सकर्ष के द्वारा किया जाता है। और उस सकर्ष का लगभग अपन को वजन पूछे कि केले में सकर्ष का कितना वजन होना चाहिए, लगभग 500 से 700 ग्राम सकर्ष का क्या होना चाहिए वजन प्रवर्धन करने के लिए। जो केले के पास में जो सकर्ष उगा होता है उसका वजन 500 से 700 ग्राम होना चाहिए, वो उपयुक्त माना गया है प्रवर्धन के लिए। और इसको अपन क्या कहते हैं, स्वार सकर्ष बोलते हैं। मुख्य रूप से केले में प्रवर्धन स्वार सकर्ष के रूप में किया जाता है। उसके बाद में दूसरा जो एग्जांपल है, केला मैंने आपको बता दिया, इसका उदाहरण मैंने क्या बता दिया, उदाहरण आपको बता दिया बनाना, केला। और दूसरा उदाहरण है खजूर के द्वारा, खजूर में ओपसूट के द्वारा। इस खजूर में जो प्रवर्धन करते हैं, जो खजूर के पास में जो लगा होता है इस तरीके से, उसे ओपसूट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ओपसूट कहते हैं। और खजूर में प्रवर्धन अंतःभूस्तरीय ओपसूट बोलते हैं। इसमें केले में सकर्ष बोल दिया और उसी सकर्ष को खजूर के अंदर ओपसूट बोलते हैं। और ओपसूट का वजन जो होना चाहिए, लगभग ये खजूर है, क्या है खजूर, उसमें लगभग वजन होना चाहिए 12 केजी। ध्यान रखना 12 केजी के, 12 से 15 केजी के आसपास उसका वजन होना चाहिए। और 6 केजी से कम नहीं होना चाहिए। 6 केजी से कम वजन वाला ओपसूट हम खजूर के अंदर प्रवर्धन में काम में नहीं लेते हैं, ये बात लिख लेना। और 12 केजी तो नॉर्मल होना चाहिए। अच्छे अपन प्रवर्धन करने के लिए 12 केजी खजूर में ओपसूट का वजन होना चाहिए। तो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ने पूछ लिया, खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, ओपसूट के द्वारा, जिसका वजन कम से कम कितना होना चाहिए, 12 से 15 केजी। कम से कम कितना नहीं होना चाहिए, 6 केजी से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद में ट्यूबर के द्वारा, दूसरा कौन सा आ गया कि अपन तीसरा बात करें कि ट्यूबर के द्वारा किसमें किया जाता है, सर ट्यूबर के द्वारा आलू में किया जाता है। ट्यूबर के द्वारा कंद जिसको बोला जाता है, अंदर ही क्या होता है, वो आलू के अंदर किया जाता है। आलू आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जैसे राइजोम के द्वारा हल्दी के अंदर एक राइजोम और होता है, तीसरे नंबर का हो गया। एक जो चौथे नंबर का होता है वो कौन सा होता है, राइजोम होता है। तो राइजोम ध्यान रखना, राइजोम के द्वारा जो राइजोम नीचे वाला भाग होता है, जैसे कई पुष्प होते हैं, हल्दी और अदरक हो गया, जैसे हल्दी और क्या हो गई, हल्दी और अदरक में राइजोम के द्वारा होता है, ध्यान रखना। और उसके बाद में अपन बात करें क्रोम के द्वारा, ग्लोडियस में क्रोम जो होता है, क्रोम के द्वारा आपको पता होना चाहिए कि क्रोम के द्वारा किसमें करते हैं, क्रोम के द्वारा जो होता है वो करते हैं अपन क्रोम के द्वारा। मुख्य रूप से क्रोम के द्वारा जो करते हैं, एक पुष्प होता है ग्लोडियोलस जो होता है, उसमें करते हैं, ध्यान रखना किसमें करते हैं, ग्लोडियोलस, ये क्या है, पुष्प हैं। उसके बाद में टी बडिंग के द्वारा रोज में करते हैं ये। अब उसके बाद में ब्लब के द्वारा, ब्लब जो होता है, ब्लब के द्वारा किसमें प्लांट प्रोपोगेशन करते हैं, आपको पता है ब्लब के द्वारा अपन जो छोटे छोटे नीचे ब्लब लगे होते हैं इस तरीके से और नीचे वही फ्रूट बनता है और इसे क्या कहते हैं, ब्लब कहते हैं। और ये जो करते हैं उसमें प्लांट प्रोपोगेशन किसमें करते हैं, एक तो ओनियन में करते हैं और एक गार्लिक में करते हैं, प्याज और किसमें करते हैं, प्याज व किसमें करते हैं, लहसुन में करते हैं, किसमें करते हैं, प्याज और लहसुन के अंदर करते हैं। उसके बाद में स्लिप यानी कि द्वारा अनानास में, स्लिप के द्वारा किसमें करते हैं, स्लिप के द्वारा किसमें करते हैं, अनानास में करते हैं, किसमें करते हैं, अनानास में करते हैं। तो ये जो पादप प्रवर्धन की विधियां हैं, ये मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट डिस्कस बता दिया, इनका एग्जांपल बता दिया। और स्टोलन जो होता है, स्टोलन भी होता है, वो धूप घास में किया जाता है। स्टोलन के द्वारा भी किसमें किया जाता है, धूप घास में भी किया जाता है। तो ये बेसिक हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत मैंने प्लांट प्रोपोगेशन वाली चीज अच्छे से आपको बता दी है। अब ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करने वाले हैं कि ये जो आपका प्लांट प्रोपोगेशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, कुछ सब्जियों में, यानी कि ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है कि सब्जियों में कड़वापन, विषैला पदार्थ जो होता है वो किसके द्वारा होता है, सब्जियों में, फल सब्जियों में कुछ कड़वापन हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है। तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये प्लांट प्रोपोगेशन की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब अपन बात करने वाले हैं, वो अपनी बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला अपना टॉपिक होगा कि सब्जियों में रंग और कड़वापन और विषैले पदार्थ का क्या कारण है, वो जो टॉपिक होगा। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं पुष्पक्रम के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले अपन देख लेते हैं फलों का वर्गीकरण,
टेम्परेचर के हिसाब से अपन देख लेते हैं, फलों का वर्गीकरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फलों का वर्गीकरण देख लेते हैं। और फलों का वर्गीकरण से पहले अपन देख लेते हैं कि फल जो फल होते हैं उसमें जो कड़वापन होता है, विषैले पदार्थ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो अपन देख लेते हैं इसी प्लांट प्रोपोगेशन में। तो याद रखना कि फल और सब्जियों में रंग और विषैला पदार्थ का क्या कारण है। तो देखो आज अब जो अगला टॉपिक होगा प्लांट प्रोपोगेशन के बाद में जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। फल और सब्जियों में फल और सब्जियों में रंग व कड़वापन का कारण, कड़वापन का कारण, ये जो अपना टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कड़वापन और विषैले पदार्थ का क्या कारण होता है, कौन से उसमें वो विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, उनको एक एक से अपन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, पहला जो फ्रूट्स लेते हैं उसमें सबसे पहले अपन ले लेते हैं, उसके बाद में अपन लेने वाले हैं, उसके बाद में, तो इसके बाद में देखो अपन लेने वाले हैं, सबसे पहले अपन देखें तो सबसे पहले अपन देखेंगे आंवले में कसेलापन। आंवले में कसेलापन किसकी वजह से होता है? आंवले में कसेलापन किसकी वजह से होता है? तो आपको पता होना चाहिए आंवले में कसेलापन किसकी वजह से होता है। तो उसमें एक पाया जाता है, एक विषैला पदार्थ पाया जाता है, एक वो पाया जाता है जिसको बोलते हैं टेनिन। जिसको क्या बोला जाता है? टेनिन बोला जाता है। ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना, टेनिन की वजह से आंवले में कसेलापन होता है। दूसरा अपन बात करने वाले हैं, और जो दूसरा है वो है अपना, दूसरा जो है वो है दूसरे नंबर का, वो है कि आपको बताना है कि पपीता में पीला रंग किसकी वजह से होता है। पपीता में पीला रंग, पपीता में पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो ये आपको बताना है। और ये चीज आपको पता होना चाहिए कि केरिका जेंथिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? केरिका जेंथिन की वजह से। केरिका जेंथिन की वजह से होता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर अपन बात करने वाले हैं, और तीसरे नंबर पर अपन को देखना है, और तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा वो इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। मूली का तीखापन, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। मूली का तीखापन किसकी वजह से होता है? मूली खाते हैं उसमें कभी कभी थोड़ा तीखापन आता है, और वो तीखापन कौन से पदार्थ की वजह से आता है, कौन सा एलिमेंट के विषैला पदार्थ होता है उसकी वजह से आता है। तो मूली में तीखापन जो होता है, मूली में तीखापन, मूली में तीखापन एग्जाम में पूछा जाता है। मैं डबल स्टार लगा देता हूं इसको, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। मूली में तीखापन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो मुख्य रूप से अपन देखें तो वो आइसोथायोसाइन यानी कि आइसोसाइनेट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? आइसोसाइनेट की वजह से। आइसोसाइनेट की वजह से होता है। तो आपको पता होना चाहिए आंवले में कसेलापन टेनिन की वजह से, पपीता में पीला रंग केरिका जेंथिन की वजह से, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट की वजह से। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनेट की वजह से। किसकी वजह से होता है? आइसोसाइनेट की वजह से। उसके बाद में अगला जो पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट है वो है, आपको पता होना चाहिए, फोर्थ नंबर का जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मिर्च के अंदर चरपराहट, या मिर्च के अंदर अपन देखें तो चरपराहट किसकी वजह से होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। मिर्च में चरपराहट, मिर्च में चरपराहट किसकी वजह से होता है? मिर्च में चरपराहट यानी कि तीखापन, यानी कि इसको लिख सकते हैं तीखापन। और तीखापन किसकी वजह से होता है? मिर्च में जो तीखापन होता है, चरपराहट होता है, वो कैप्सेसिन, देखो ट्रिक बता देता हूं, मिर्च खाते ही ऐसे करेंगे अपन, ऐसे करते हैं क्योंकि जीवा के अंदर जीभ जो होती है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, तीखापन लगता है, और अपन ऐसे करते हैं तो कैप्सेसिन, सी की आवाज आ रही है तो वो तीखापन हो गया। क्या हो गया? तीखापन। तो कैप्सेसिन की वजह से, ध्यान रखना किसकी वजह से होता है? कैप्सेसिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कैप्सेसिन। आपने पता होना चाहिए कि कैप्सेसिन की वजह से होता है।
अब सर कैप्सेसिन क्या होता है? कैप्सेसिन जो होता है वो इस तरीके से अपन देखते हैं उसमें, और एक रसायन होता है उस कैप्सेसिन की वजह से होता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगला है, अगला अपन देखेंगे फिफ्थ नंबर का, अपन देखें तो फिफ्थ नंबर का जो है वो है मिर्च का लाल रंग। मिर्च का लाल रंग, यानी कि मिर्च का लाल रंग देखें अपन तो मिर्च का लाल रंग किसकी वजह से होता है? मिर्च का लाल रंग वो होता है कैप्सेथीन की वजह से। वो किसकी वजह से होता है? वो जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो कैप्सेथीन की वजह से होता है। कैप्सेथीन की वजह से होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। वो किसकी वजह से होता है? कैप्सेथीन की वजह से होता है। आंवले में कसेला पल्टेनिन की वजह से, पपीता में पीला रंग केरिका जेंथिन की वजह से, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट की वजह से, मिर्च में चरफरार कैप्सेसिन की वजह से, और मिर्च में लाल रंग किसकी वजह से होता है? कैप्सेसिन की वजह से। आगे अपन बात करें 6 नंबर में, अपन देखें तो 6 नंबर पर यहां पे ले लेते हैं अपन 6 नंबर का, और 6 नंबर का देखते हैं अपन। 6 नंबर में क्या आता है? वो आता है अपना, अपन देखते हैं कि प्याज में गंध, प्याज में गंध, प्याज में गंध, प्याज में गंध किसकी वजह से आती है? प्याज में जो गंध आती है वो किसकी वजह से, कौन से रसायन की वजह से या कौन से विषैला पदार्थ की वजह से आती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये आपको पता होना चाहिए। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, प्याज में जो गंध होती है। और उसके बाद में प्याज में कौन से तत्व की वजह से, ध्यान रखना, प्याज में यदि आपको तत्व पूछ ले, प्याज में यदि आपको कोई तत्व पूछ ले तो किस तत्व की वजह से होती है? यानी कि तत्व का मतलब होता है एलिमेंट, किस पोषक तत्व की वजह से होता है? तो वो प्याज में जो पोषक तत्व होता है वो सल्फर, याद रखना, सल्फर की वजह से होता है। किसमें जो गंध आती है वो सल्फर की वजह से। और कोई आपको रसायन पूछ ले, उसका नाम पूछ ले, उस सल्फर जो युक्त जो रसायन है उसका नाम है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। उसके बाद में प्याज का लाल रंग, प्याज का लाल रंग, अगला जो है 7 नंबर का अपन देखें तो प्याज का लाल रंग, प्याज का लाल रंग, प्याज का लाल रंग किसकी वजह से होता है? और वो होता है एंथ्रोसाइनिन की वजह से, एंथ्रोसाइनिन की वजह से, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगला अपन देखें तो ये हो गया, मूली में तीखापन हो गया, पपीता में पीला रंग हो गया, उसके बाद में मिर्च का लाल रंग हो गया, उसके बाद में प्याज में गंध हो गई। और उसके बाद में अपन देखें तो आगे वाला जो अपन देखने वाले हैं वो है अपना प्याज में, आपको पता होना चाहिए कि प्याज का लाल रंग आपको मैंने आपको बता ही दिया है। और उसके बाद में आपको प्याज में कवक रोधी रसायन, प्याज में कवक रोधी रसायन भी एग्जाम में पूछा जाता है। प्याज में कवक रोधी रसायन, कवक रोधी रसायन कौन सा है? और प्याज में यदि आपको कवक रोधी रसायन पूछा जाए तो कवक रोधी रसायन कौन सा है? केटेकोल, कौन सा है? केटेकोल। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं लहसुन में गंध किसकी वजह से होती है? लहसुन में, क्योंकि ब्लॉप क्रॉप है, लहसुन में गंध, और लहसुन में जो गंध होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है एलाइसिन की वजह से। किसकी वजह से होती है? एलाइसिन की वजह से। लहसुन में जो गंध होती है वो किसकी वजह से होती है? एलाइसिन की वजह से होती है। और उसके बाद में बात करें वो तिरुगंध भी किसकी वजह से होती है? सल्फर की वजह से होती है। करेले में कड़वाहट पूछी जाती है आपको, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं डबल स्टार लगा रहा हूं। और 10वें नंबर का आपको बता रहा हूं, करेले में बिटरगार्ड जो होती है, जिसको बोला जाता है बिटरगार्ड, करेला में कड़हा यानी कि कड़वाहट, यानी कि अपन बात करें कड़वाहट जो होती है, और कड़वाहट जो होती है, जो खारासा होता है, खारासा, वो किसकी वजह से होता है? वो एक रसायन है जिसका नाम है मोरमिडोसाइड्स, जिसको क्या नाम है? मोरमिडोसाइड। और मोरमिडोसिन भी होता है कहीं पर लिखा हुआ,
ये मोरमोडियोसाइट्स जो होता है या मोरमोडियोसिन जो होता है वो उसमें करेला में कड़वाहट का कारण है, तीखापन का कारण है। आलू में हरा रंग, अगला अपन देखिए 11वें नंबर का। तो आलू में हरा रंग, आलू में हरा रंग जो होता है वो हरा रंग किसकी वजह से होता है? वो हरा रंग होता है सोलेनिन की वजह से। किसकी वजह से होता है? सोलेनिन की वजह से। तो वो जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? सोलेनिन की वजह से होता है। तो आपको मैंने बता दिया, प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से, प्याज में तत्व सल्फर होता है। लहसुन में गंध एलाइसिन की वजह से होती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। और उसके बाद में टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है और हल्दी का पीला रंग किसकी वजह से होता है। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगला अपन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है। अपन बात करिए टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग, और टमाटर का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है? वो लाइकोपीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वो लाइकोपीन की वजह से होता है। उसके बाद में मैं बात करूं तो जैसे चुकंदर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? एंथ्रोसाइनिन की वजह से। और गाजर का लाल रंग भी किसकी वजह से होता है? एंथ्रोसाइनिन की वजह से। गाजर का लाल रंग, गाजर का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है? एंथ्रोसाइनिन की वजह से। एंथ्रोसाइनिन की वजह से। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं जैसे तिलहनों के तेल का पीला रंग जो होता है वो केरोटीन की वजह से होता है। तिलहनों में एलाइल आइसोथायोसाइनेट होता है। क्या होता है? एलाइल थायोसाइनेट होता है। चने की पत्ती में खटास जो होता है टेनिन की वजह से होता है। और उसके बाद में गाजर का नारंगी रंग किसकी वजह से होता है? केरोटीन की वजह से। लाल रंग हो गया। और उसके बाद में आपको पूछ ले गाजर में क्या पाई जाती है? विटामिन ए सर्वाधिक केरोटीन के रूप में पाई जाती है। विटामिन ए सबसे ज्यादा। गाजर का नारंगी रंग, गाजर का जो नारंगी रंग पाया जाता है वो किसकी वजह से पाया जाता है? केरोटीन की वजह से। केरोटीन की वजह से पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में सरसों के तेल में तीखापन जो होता है, सरसों के तेल में जो तीखापन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सरसों के तेल में तीखापन, सरसों के तेल में जो तीखापन होता है वो किसकी वजह? फंजेसी जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा फंजेसी जिसको बोलते हैं वो किसकी वजह से होती है? सीनी ग्रीन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? सीनी ग्रीन। ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। सीनी ग्रीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सीनी ग्रीन की वजह से होता है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि चने की पत्ती में खटास जो होती है वो किसकी वजह से होती है? चने की पत्ती में खटास। और ये जो खटास होती है किसकी वजह से होती है? ये जो खटास होती है किसकी वजह से होती है? टेनिन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? टेनिन की वजह से। उसके बाद में बात करें तो सरसों के तेल में हो गया। सूरजमुखी के तेल में कसेलापन, सूरजमुखी के तेल में कसेलापन अपन देखें। सूरजमुखी के तेल में कसेलापन, सूरजमुखी के तेल में क्या हो रहा है? कसेलापन हो रहा है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीडेशन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीडेशन की वजह से। किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। उसके बाद में मैं बात करूं चने की पत्ती में खटास, मैंने आपको बता ही दिया है। सरसों के केसरी होती है उसमें जो न्यूरोटॉक्सिन होता है उसकी वजह से लकवा मार जाता है, गांठिया मार जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी अच्छे से। आई होप को आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। केवल ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपको केवल क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में ये चार चांद लगा देगी। ये सारी चीजें आपको याद होगी।
अब कुछ पुष्पक्रम के बारे में अपन बात करेंगे, कुछ फलों के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। ये भी जनरल बेसिक हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही आता है, जो पुष्पक्रम याद करते हैं बार बार फ्लोर्स के अंदर। तो आपको एक जगह ही मैं आपको बता देता हूं, अभी यहां पर टॉपिक बाय टॉपिक आपको एक ही जगह लिखा रहा हूं आपको, ताकि याद करने में बहुत ईजी हो, आपको नोट्स के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक बाय टॉपिक याद करते जाए और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाए। अब अपन पुष्पक्रम के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? पुष्पक्रम के बारे में अपन बात करने वाले हैं। आगे अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं? पुष्पक्रम के बारे में बात करने वाले हैं। ये सारी बेसिक हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है, जनरल हॉर्टिकल्चर आपको मैं बता रहा हूं। पुष्पक्रम, ये भी ध्यान रखना है, ये भी यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाते हैं कि इसके पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं। तो आपको ये भी सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो, इसमें देखो एक होता है स्पेडिक्स प्रकार का पुष्पक्रम, किसमें होता है? स्पेडिक्स प्रकार का। तो ये आपको पूछ ले कि स्पेडिक्स टाइप का किसमें होता है, तो आपको ध्यान में रखना है स्पेडिक्स प्रकार का, स्पेडिक्स प्रकार का। और स्पेडिक्स प्रकार का जो होता है पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, पुष्पक्रम जो होता है, वो किसमें होता है? वो अपन देखें तो वो जो होता है वो किसमें होता है? वो अपन देखें तो वो केले के अंदर होता है। एक तो केला, बनाना किसमें होता है? एक तो केले के अंदर होता है और एक खजूर के अंदर होता है। ये जो फ्रूट्स है केला और खजूर में स्पेडिक्स, और एक नारियल के अंदर भी इसी तरीके का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्पेडिक्स प्रकार का पुष्पक्रम किसमें होता है? स्पेडिक्स प्रकार का मतलब इस तरीके से बिल्कुल स्पेडिक्स टाइप का जो होता है वो केले, खजूर और नारियल में होता है। पेनिकल आपको पता है, पेनिकल टाइप का पुष्पक्रम आपको पता है, बहुत ज्यादा पेनिकल टाइप का ही होता है। और पेनिकल टाइप का जो पुष्पक्रम होता है वो मुख्य रूप से अपन देखें तो पेनिकल टाइप का होता है आम, अंगूर, लीची। आम, अंगूर और उसके बाद में लीची, इनमें की पेनिकल टाइप का होता है। इसमें क्या होता है? धान में भी, गेहूं में भी पेनिकल टाइप का होता है। ये क्या हो गई? एग्रोनॉमिक फसलें हो गई। तो काजू होता है, उसमें भी पेनिकल का होता है। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन जो अब की बार मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, केटकिन टाइप का जो पुष्पक्रम होता है। केटकिन, ध्यान रखना कैसा? केटकिन टाइप का, यानी कि केटकिन टाइप का पुष्पक्रम जो होता है वो किसमें पाया जाता है? केटकिन सहतूत और अखरोट में। ध्यान रखना किसमें पाया जाता है? सहतूत व और अखरोट में। और किसमें पाया जाता है? और अखरोट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अखरोट में। सहतूत और अखरोट में पाया जाता है। और वो भी किस तरीके का? केटकिन टाइप का। किस टाइप का? केटकिन टाइप का। उसके बाद में सोलेट्री, यानी कि सोलेट्री टाइप का आपको पता होना चाहिए। सोलेट्री टाइप का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सोलेट्री टाइप का कैसा? कि सोलेट्री टाइप में इस तरीके से ये ब्रांच आ गई और ब्रांच भी ये कलिका आ गई, फिर इसमें यहां पे फूल आ रहे हैं, नई कलिकाओं में फूल आ रहे हैं। ये नई कलिका है, नई कली, ध्यान रखना अमरूद के अंदर नई कलिकाओं में ही क्या होते हैं? फ्रूट और फूल आते हैं। और उसमें एक नई कलिका के बाद में दूसरा फूल आता है, उसी के बीच में दूसरी नई कलिका के बाद में दूसरा फूल आता है। और ऐसे पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? सोलेट्री पुष्पक्रम। नई पुष्प कलिकाओं से फल जो निर्माण होता है, नई कलिकाओं के द्वारा नई कलिकाओं पे फल जो बनते हैं वो अमरूद में बनते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है आपको, ध्यान रखना। और इसे जो नई कलिकाओं में जो पुष्प लगता है एक एकांतर क्रम में, उसे सोलेट्री टाइप का कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सोलेट्री टाइप का। सोलेट्री टाइप का पुष्पक्रम होता है। उसमें क्या होता है? सोलेट्री टाइप का पुष्पक्रम होता है। तो अमरूद में पुष्पक्रम जो होता है, अमरूद में जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है? पुष्पक्रम जो होता है अमरूद में, या अपन बात करें तो वो कैसा होता है? सोलेट्री टाइप का। कैसा होता है? सोलेट्री टाइप का। ये आपको याद रखना, स्पेशली आपको मैं बता रहा हूं, सोलेट्री टाइप का होता है। कैसा होता है? सोलेट्री टाइप का होता है। उसके बाद में हाइपेंथोडियम के बारे में अपन बात करें। हाइपेंथोडियम जो होता है, और हाइपेंथोडियम का जो पुष्पक्रम होता है वो किसमें होता है? वो अंजीर और अनार में होता है। किसमें होता है? अंजीर और अनार में।
ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में पेसिकल जो होता है, पेसिकल टाइप का जो होता है वो किसमें होता है, बेर और संतरा में। पेसिकल टाइप का, पेसिकल टाइप का जो होता है वो होता है बेर और संतरा में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके पुष्पक्रम वाला भी टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुका है। आपको पूछे कि स्पेडिक्स टाइप का पुष्पक्रम किसमें होता है, केले के अंदर। आपको पूछे पेनिकल, आम, अंगूर, लीची, आम के उसके अंदर, केटकिन, सहतूत, अखरोट के अंदर, सोलेटरी, अमरूद के अंदर, हाइपोथोंडियम जो होता है वो अंजीर के अंदर, अनार के अंदर, पेसिकल टाइप का बेर और संतरा के अंदर ये पुष्पक्रम पाए जाते हैं। तो पुष्पक्रम वाला भी आपके जो कंसेप्ट है समझ में आ गया कि इस अमरूद में पाए जाने वाला जो पुष्प लगता है उसको क्या कहते हैं, सोलेटरी टाइप। स्पेडिक टाइप का पुष्पक्रम केले और नारियल और खजूर में लगता है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। अब कुछ बातें और पूछी जाती है सर, कई कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पक्षी के द्वारा परागण होता है, कई जिनमें होता है हाथ के द्वारा, हवा के द्वारा होता है। तो सर ये पोलिनेशन वाला भी बता दो आप, इसके द्वारा पुष्पक्रम, जो पुष्प में तो पोलिनेशन होगा, तो परागकण किसके अंतर्गत अपन बात करें, तो परागकण क्या किस किस तरीके से होता है, अपन बात करें हॉर्टिकल्चर में परागकण के बारे में अपन बात करें या परागगण के बारे में अपन बात करें, तो परागगण किसके द्वारा होता है, पोलिनेशन किसके द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, हवा के द्वारा जो परागकण होता है, हवा के द्वारा जो परागण होता है उसे एनोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोफिली कहते हैं, एनोफिली कहते हैं। और अपन बात करें पक्षी के द्वारा ऑर्थोफिली कहते हैं और कीट के द्वारा एंटोफिली कहते हैं। तो याद रखना, देखो एक तो हवा के द्वारा फ्लो में क्या होता है, परागकण होता है हवा के द्वारा, और हवा के द्वारा जो होता है उसे क्या कहते हैं, एनोफिली। यानी कि अपन बात करें तो इस तरीके से लिखते हैं, ये जो ये होता है इसे क्या कहते हैं, एनोमोफिली। और ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, हवा के द्वारा। और ये कौन से फल में होता है सर, हवा के द्वारा, तो हवा के द्वारा खजूर, पपीता, अनार, चीकू, खजूर, पपीता, अनार, चीकू। उसके बाद में दूसरा आता है सर, उसके बाद में दूसरा जो होता है वो पक्षी के द्वारा भी होता है। पक्षी के द्वारा, और पक्षी के जो द्वारा जो होता है वो किसमें होता है, केला और अनानास में। केला और अनानास में। उसके बाद में मैं बात करूं तो उसके बाद में जैसे कीटों के द्वारा, ज्यादातर फलों में कीटों के द्वारा होता है, और जो बाकी जो फल है कीटों के द्वारा। और कीटों के द्वारा अपन बात करें तो ज्यादातर जितने भी इसके अलावा जो फल बच गए वो कीटों के द्वारा ही क्या होता है उसमें। तो जैसे कि ज्यादातर जो फल बच गए वो कीटों के द्वारा, उसमें क्या होता है, ये होता है जैसे कि अपन बात करें ज्यादातर फलों में, आम में घेरूली मक्खी के द्वारा होता है। एक आम जो होता है, आम में कीट जो होता है वो घेरूली मक्खी होती है। अंजीर में फिग वास्प होता है, ऑयल पाम विल्ली के द्वारा होता है। अंजीर में ऑयल पाम विल्ली के द्वारा होता है। तो कीटों के द्वारा जो होता है, जैसे कि आम में, आम के अंदर अपन बात करें तो आम में एक कीट के रूप में आता है जिसको अपन बोलते हैं हाउस फ्लाई, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाउस फ्लाई। ये एक प्रकार का क्या है, कीट है, उड़ने वाला कीट है, तो हाउस फ्लाई हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो ज्यादातर कीटों के द्वारा जो होता है उसे एंटोपिली कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पक्षी के द्वारा जो होता है उसे क्या कहते हैं, पक्षी के द्वारा जो होता है उसे कहते हैं, पक्षी के द्वारा जो होता है उसे क्या कहते हैं, ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आप यूज रख लेना, ऑर्थोनोफिली। और कीटों के द्वारा एंटोफिली। ये आपको पता होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, एंटोफिली, एंटोमोफिली, मो आएगा यहां पे बीच में, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। तो ये याद रखना है आपको, ज्यादातर फ्लो में क्या होता है, एंटोमोफिली होता है। और दो चीज और पूछी जाती है इस परागकण से संबंधित, एक दो कंडीशन और पूछी जाती है, एक तो प्रोटोगायनी कंडीशन और एक प्रोटो एंट्री कंडीशन। क्या पाई जाती है, प्रोटोगायनी कंडीशन और एक प्रोटो एंट्री कंडीशन पाई जाती है। यानी कि दो कंडीशन और पूछी जाती है एग्जाम में। प्रोटोगायनी कंडीशन क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। और एक कंडीशन पूछी जाती है प्रोटो एंट्री,
प्रोटोगायनी और प्रोटोएंड्री दो कंडीशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मादा भाग का परिपक्व होना। प्रोटोगायनी में क्या होता है, पहले फीमेल पार्ट परिपक्व होता है, पहले मेल से पहले फीमेल पार्ट यदि परिपक्व होता है, फीमेल पार्ट यदि पहले मेच्योर होता है तो उसे, उस कंडीशन को, यानी कि पहले फीमेल पार्ट परिपक्व होगा उसके बाद में मेल पार्ट परिपक्व होगा, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोटोगायनी कंडीशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रोटोगायनी कंडीशन कहते हैं। फीमेल पार्ट पहले मेच्योर होगा और उस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रोटोगायनी कंडीशन कहते हैं। और उदाहरण के रूप में अपन देखें तो, उदाहरण के रूप में अपन देखेंगे तो केला, अनार, अंजीर, सीताफल, केला, अनार, अंजीर और सीताफल, केला, अनार, अंजीर और सीताफल, केला, अनार और अंजीर और क्या है, सीताफल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन होती है प्रोटोएंड्री कंडीशन होती है, कौन सी होती है, प्रोटोएंड्री कंडीशन। पहले अपन बात करें तो पहले नर भाग का परिपक्व होना, पहले किस भाग का परिपक्व होना, नर भाग का परिपक्व होना। नर भाग का क्या होना, परिपक्व होना क्या कहलाता है, पहले नर भाग का यदि परिपक्व होना, वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, वो कंडीशन कहलाती है, अपन बात करें तो वो कहलाती है प्रोटोएंड्री कंडीशन कहलाती है। कौन सी, और प्रोटोगायनी कंडीशन केला, अनार, अंजीर, सीताफल में पाया जाता है। केला, अनार, अंजीर और सीताफल में प्रोटोगायनी कंडीशन पाई जाती है। ये याद रखने ना, प्रोटोगायनी, गायनी का मतलब ए का मतलब अनार, के का मतलब के, अंजीर और सीताफल, केला, अनार, अंजीर और सीताफल, और पहले नर भाग का परिपक्व होना क्या कहलाता है। और ये मुख्य रूप से अपन प्रोटोएंड्री कंडीशन होती है। कौन से फलों में होती है, चीकू, नारियल और अखरोट में। किसमें होती है, चीकू, नारियल और अखरोट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चीकू, नारियल और अखरोट में होती है कौन सी, प्रोटोएंड्री कंडीशन। कौन सी कंडीशन, प्रोटोएंड्री कंडीशन। तो ये सारी चीजें मैंने अच्छे से आपको बता दी हैं। अब आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जलवायु के आधार पर, क्लाइमेट के आधार पर फलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, कि समशीतोष्ण में कौन से फल लगा सकते हैं, शीतोष्ण में कौन से फल लगा सकते हैं, कितना इसमें टेम्परेचर रख सकते हैं, उनका वर्गीकरण करने के बाद में उनको फिर डिटेल से पढ़ने की अपन कोशिश करेंगे, और वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में मैंने आपको डिटेल से क्या क्या बता दिया, एक बार में रिवीजन। प्लांट प्रोपोगेशन आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया, प्लांट प्रोपोगेशन के आपको प्रकार मैंने अच्छे से बता दिए, उनके एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से बता दिए। फिर उसके बाद में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा 2 पार्ट्स के अंदर, उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया कि कुछ विशेलापन आ जाता है, कुछ अपन बात करें फ्लोर्स के अंदर बात करें, वेजिटेबल्स के अंदर बात करें, या अपन बात करें फ्रूट्स के अंदर, तो उनके रसायनों के बारे में बता दिए हैं। फिर परागकण के बारे में बता दिया, पुष्पक्रम के बारे में बता दिया, परागकण हवा के द्वारा होता है उसके बारे में, 2 लास्ट में टर्मिनोलॉजी आपको प्रोटोगायनी और प्रोटोएंड्री के बारे में बता दिया, फ्लो के सापेक्ष, यानी कि बेसिक हॉर्टिकल्चर में ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। नेक्स्ट क्लास में अपन फ्लो का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट पढ़ेंगे। धन्यवाद।